नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। कल आपको मैंने बताया था यूनिट सेल और बहुत सारी चीजों की डेफिनेशंस। उन चीजों को मैंने समझाने की कोशिश किया 2D में, लेकिन आज मैं उसको 3D में बताऊंगा कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए यहां पर देखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल यहां पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी कि इकाई कोशिका और इकाई कोशिका में कितने परमाणुएं होती हैं। ये आज की क्लास थोड़ा छोटे होने वाला है, लेकिन इसको पूरी तरह से 3D में बताने वाला हूं मैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और आज बिल्कुल कल की कोई भी डाउट रही होगी वो खत्म हो जाएगा और आज की क्लास में भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिक्स तौर पे कह रहा हूं, एक मस्त छोटी सी वीडियो दिखाता हूं और उसके साथ आपको समझाते जाता हूं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल, यानी क्या बोलते हैं इसको, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका, इकाई कोशिका क्या है? क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में वह सबसे छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से बारंबार मिलने से कोशिका से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, ये देखिए एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक यूनिट सेल है, यानी सबसे छोटी इकाई। अब देखते जाएंगे और बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हमने क्या परिभाषा लिखा था कल की क्लास में, आपको याद होगा कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा पार्ट या छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं यहां पर, एक दिखाऊंगा आपको ये यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल आपस में मिलकर के एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, यानी क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है। देखें आगे, ये देखिए ये यूनिट सेल कैसे आपस में रचे हुए हैं। यस, इस तरह से ये एक पूरे क्रिस्टल जालक हुआ जो एक पूरे क्रिस्टल को निरूपित करती है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पूरा पार्ट देखो कि उसके अंदर घुस के हम देख रहे हैं कि यूनिट सेल में जो उनके परमाणु में है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कण होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक पार्टिकल क्या होते हैं? एटम यानी परमाणु, अणु या आयन, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इसमें एक ऐसे बॉन्ड जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, परंतु ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इनके बीच ये आपस में सटे होते हैं और एक आकर्षण में होते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, इस जगह पर ये जो कण है, इन कणों को हम क्या कहेंगे? एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिनको कहते हैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कण कहते हैं। ये जो सबसे नजदीक वाला जो कण होते हैं, इनको जब एक दूसरे के साथ मिलाकर के कल्पना करते हैं तो वो भाग बन जाता है यूनिट सेल। और हम अभी देख रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल ये 3 टाइप के होते हैं, SCC, BCC और FCC। हम इनके पूरे डिटेल्स हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं SCC के बारे में। SCC में आपको क्या बताया था? घन के केवल कोनों पर ही ये क्या होते हैं? कण होते हैं। घन यानी क्यूब के कोणों पर ही क्या होते हैं? ये कण होते हैं। तो इन कणों को हम जानते हैं, इस तरह से घन के कोणों पर ही अगर कण है, यानी परमाणु या अणु या आयन है, तो उस स्थिति में हम इनको क्या कहते हैं? SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखो रियल में वो इस तरह से होते हैं, रियल में ये इस तरह से होते हैं और पूरे अथाह सागर के रूप में जमे होते हैं, जिसमें सबसे नजदीक वाले कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो हमें क्या नजर आएगा? इनके नजदीक वाले कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दें तो देखो इस तरह से एक, अब ये दूसरे यूनिट का भी पार्ट होता है, दूसरे यूनिट सेल का भी पार्ट होता है। तो दूसरे यूनिट सेल के पार्ट को अगर हटा दें तो एक यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें एक यूनिट सेल के पार्ट में आप देख रहे हो कि इतना भाग ओनली 1/8 पार्ट होगा हर यूनिट सेल का। एक यूनिट सेल में हर एक कण का यानी परमाणु का 1/8वां भाग ही कितना? ये जो है 1/8वां भाग ही 1/8 पार्ट ही क्या होता है? कहां पे है? इस क्यूब के ये क्यूब है, इस क्यूब के 8 कोनों पर यूनिट सेल क्या था? पार्टिकल था, परमाणु है। इसमें से हमने क्या देखा कि ओनली 1/8वां भाग यानी 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो कोनों पे जो भी कण उपस्थित होते हैं किसी भी यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा? उसका 1/8 पार्ट होगा।
बिल्कुल क्लियर है। अब इसको देखें, अगर इस तरह से देखें तो ये 1/8 पार्ट हो गया एक का, तो कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स इसमें, कितने कोने हैं, 8 कोने। 8 कोने कैसे, 1 2 3 4 5 6, और पीछे जब बॉक्स देखे होंगे तो उस बॉक्स के अंदर हमने देखा था, अगर इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में देखें तो हमने कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है। यस, तो कल की वो बातें आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कल हमने ऐसे देखा था, तो इस जगह पर, इस जगह पर, इन चारों कोनों पर नीचे और चारों कोनों पर ऊपर हम देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो 4 4 8 है। सिर्फ इतना भाग ही इस यूनिट सेल का भाग होता है, बाकी दूसरे का पार्ट होता है, जैसे कि आपने पीछे भी इनको देखे हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से थोड़ा हम पीछे चल के देखें, ये देखिए, ये कोने जो कोनों पर है ये, और हमने देखा है कि एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, और रियल में ये कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, जिसमें से इस गोले के केंद्र बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाते हैं, केंद्र बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला दें तो क्या नजर आएगा, आगे के जो सामने हैं उनके लिए तो ये क्या नजर आया, एक स्क्वायर नजर आया। पीछे का भी चार कोने, 4 गोले तो पीछे होंगे, 4 पार्टिकल्स पीछे होंगे, और इन 4 जो पीछे पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल के साथ भी अगर इनको मिला दें तो एक क्यूब बनेगा। अब यही चीज आपको नजर आ गया, समझ में आ गई होगी बातें कि कैसे है। अब इसको पूरी तरह देख लें, एक यूनिट सेल कैसा है। एक क्यूब के कोनों पर, क्यूब के कोन यानी कि घन के कोन पर, घन का कोन, घन क्यूब, क्यूब के कोन जो है इस गोले का केंद्र बिंदु होता है। तो उस केंद्र बिंदु को अगर आपस में मिला दें, यानी सेंटर को आपस में मिला दें, तो जो एक संरचना बनती है, क्यूब जैसी संरचना बनती है। और वो जो क्यूब जैसी संरचना बनती है, उस संरचना को हम इसका यूनिट सेल कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। बस आगे चलें थोड़ा सा, ये देखें इस पार्ट के लिए, ये देखिए, आपने देखा ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने देखा, इसको घुमा के दिखा दिए, इस तरह से भी देख लो चारों तरफ से। तो हमने इस तरह से फिगर बनाते हैं, जब बनाते हैं तो ये हमने समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, एक यूनिट सेल होता है जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से, बारंबार मिलने से वो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। और हम पढ़ेंगे यूनिट सेल को, क्योंकि उतनी बड़ी स्ट्रक्चर को हम पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो हम सिर्फ यूनिट सेल को भी अगर समझ जाते हैं तो क्रिस्टल के बहुत सारे पार्ट्स को हम समझ जाते हैं। वही हमारी कहानी है इस पढ़ाई की। तो चलें अब इसको थोड़ी दूसरे तरह से भी देख लेते हैं एक बार। हमने देखा कि क्यूब के कोनों पर ये गोले हैं 8। फिर ये देखें कि वो इस तरह से नहीं है, रियल में ऐसा होता है। और इसमें देख रहे हो कि 8 कोनों पर ये गोले हैं। चलिए, दिख रहा है 8 कोनों पर ये गोले हैं। यहां से समझेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है, अगर हम उनको हटा दें तो देखिए, हम इसको हटाते हैं वहां से, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने हटा दिया, ये लो, सभी एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया जो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है, तो हमें ये पार्ट मिलता है, यही एक इसका क्यूबिक यूनिट सेल है। और ये यूनिट सेल आपस में मिलकर के पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, जैसा कि इसकी रचना आपने देखा। एक दोबारा मैं इस चीज को दिखाता हूं, देखें, हम इसके दूसरे पार्ट का, यूनिट सेल का पार्ट जो है, इसका यूनिट सेल पार्ट यानी कि केंद्र से अंदर का पार्ट गोले के, उसको रखे और अब बाकी हिस्से को हमने वहां से हटा दिया। जब बाकी को हटाए तो हमारे पास ये पार्ट मिला, वही एक यूनिट सेल है। यही यूनिट सेल के बारंबार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, और क्रिस्टल जालक जो है निरूपित करती है क्रिस्टल को। चलें, इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, ये 8 कोनों पर ये गोले हैं और ये छोटे छोटे 1/8 पार्ट होता है। इन सबके मिल जाने से केवल एक ही क्या होगा, वो गोले या पार्टिकल से बना होता है या परमाणु से बना होता है। तो हमने क्या देखा, देखो एक ही परमाणु से बना हुआ है। हम यहां पर ये देखे हैं कि कल मैंने आपको बताया था परमाणुओं की संख्या, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी कि ये कहां पर है, ये कहां पर था, क्यूब के कहां पर था, कोनों पर था, यानी कि कॉर्नर्स पर। कितने कॉर्नर्स पर था, 8 कोनों पर था, 8 कोनों पर था। और हर एक कोने पर जो उपस्थित रहता है वो कहां पे है, उसका वैल्यू कितनी होती है, तो यहां पर होगा 8 इंटू कोनों पर की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 1, यानी कि एक ही परमाणु से बना होता है, केवल एक परमाणु से ये बना होता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहां पे एक परमाणु से बना हुआ है। ये एक क्यूबिक सेल में
एक क्यूबिक सेल में कितने परमाणु का योगदान होता है? एक यूनिट सेल में कौन सा एससीसी यानी क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु का योगदान होता है? केवल एक परमाणु का योगदान होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक परमाणु का योगदान होता है, तो एक ही परमाणु का योगदान है। हमने इसको फिगर वाइज आपको समझाया है, तो बात समझ में आ गई होगी। फिगर वाइज आप समझ रहे हो। कल तो हमने इसको थ्योरेटिकली समझा था, आज हम इसको 3D में समझ रहे हैं। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर कहीं परेशानी आपको हो तो। अब चलते हैं, हम देखें यहां पर ये एससीसी के संरचना के बाद हम देखने वाले इसको कैलकुलेट करके देखते हैं यहां पे। तो देखिए यहां पे हमने कैलकुलेशन दिखाया कि नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी, तो कितना होगा? 8 कॉर्नर्स एटम। एटम कहां पे है? कोने पर है। कितने बार? 8 जगहों पर। और उसका पार्ट कितना होता है? 1/8 एटम पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में इसका पार्ट कितना होगा? इस यूनिट सेल में उसका पार्ट होगा ओनली, इस यूनिट सेल में इसका पार्ट होगा ओनली इतना ही होगा, यानी कि 1/8 पार्ट, जिसको हमने एक यूनिट सेल रियल में ऐसा होता है, हमने उसके एक्स्ट्रा हिस्से को हटाया तो हमें यहां पर पता चल रहा है कि इसका 1/8 हिस्सा ही होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसका कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट होगा। और 1/8 × 8 इज इक्वल टू टोटल 1, यानी कि इसमें कितने यूनिट सेल, कितने एटम का योगदान है? ओनली एक परमाणु का योगदान है। यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल। एक सिंपल क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो होता है एक। क्लियर हो गया बेटा? आपको इन सबको लिखा हुआ, इन सब का नोट्स आपको अवेलेबल होता जाएगा। और आज मैं जहां तक लगता है कि मैंने दे चुके हैं आपको, और अपनी कॉपी बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि सर आप पढ़ाएंगे तो हमारा नोट्स कैसे बनेगा? 2-3 तरीके हैं आपके पास नोट्स बनाने के। एक मैंने लिखा हुआ पीडीएफ दिए हैं जिसको खोल करके देख सकते हैं और उसको आप नोट करें अपनी कॉपी के लिए। मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, 400 पेज की एक रजिस्टर कॉपी ले लीजिए। रजिस्टर कॉपी ले लीजिए। रजिस्टर कॉपी समझते होंगे, उनमें जैसे जैसे क्लास होते जाता है उनको उतनी ही गहराई से पढ़ना है और उनको सॉल्व करके देखना है। दूसरी बात, ये कॉपी हमेशा लेके बैठो, और अगर आपको लगे कि बहुत स्पीड में पढ़ाई हो रही है तो बिल्कुल हम उसको स्लो कर सकते हैं, और स्लो चल रही है तो स्पीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम ये सेंस करके चलते हैं कि हर बच्चा उस चीज को सीख सके और अच्छे से सीख सके। तो मुझे लगता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा कि वो कैसा होता है ना? घन के कोनों पर क्या होते हैं? गोले होते हैं, तब उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। केवल घन के केवल कोनों पर, घन के केवल कोनों पर, क्यूब के केवल कोनों पर परमाणु होते हैं। तो और कोनों पर जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है? 1/8। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये सारी बातें क्लियर होगी आपका। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि एक परमाणु जो है कितने और भी परमाणुओं से घिरे होते हैं जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो इस चीज को समझने के लिए और भी हम थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं कुछ काम से। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर दिखाया गया है, थोड़ा सा पीछे चलो, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर ये कंटिन्यू होता है तो इसके एक पड़ोसी होगा, ये पीछे वाले का, और सामने वाले का भी एक पड़ोसी होगा, इस सामने वाले का भी एक पड़ोसी होगा। अब देखो, इसके इस तरफ भी एक पड़ोसी होगा, ऊपर भी ऐसे होगा। मतलब कितना? ये जो गोला है, हर एक गोला जो है कितने से घिरा होगा? अपने एक साइड, दूसरे साइड, जस्ट पीछे साइड, सामने साइड, नीचे साइड और ऊपर साइड, यानी कितने से घिरा हुआ है? टोटल 6 पार्टिकल या 6 परमाणुओं से वो घिरा है। कौन? जो ये परमाणुएं होती हैं, हर एक परमाणु जो है, हर एक एटम जो है या हर एक पार्टिकल जो है, जब एससीसी क्या होगा? जब एससीसी क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो हर एक परमाणु की पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आपने ध्यान देने हैं, पड़ोसियों की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या इसमें होगा 6। बिल्कुल इमेजिन करो कि ये कैसे जमा हुआ है। जमा हुआ कैसे है? इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है। तो इस गोले के ऊपर भी एक गोला होगा, इसके नीचे तो है ही, और इसके पीछे है तो इसके सामने भी होगा, और ये अथाह सागर है जैसा कि आपने देखा है। तो हर एक गोला कितने गोले से घिरा हुआ है? 6 गोलों से घिरा हुआ है। तो इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। मैं यहां पर इस चीज को शो कर रहा हूं।
यहां पर देखें, किसी एक गोले को देखें, ये एक गोला है हमारे पास, एक कण है हमारे पास, ये एक कण है हमारे पास। चलिए, ये एक कण है हमारे पास इसमें, और ये पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है? इसके यूनिट सेल का पार्ट है, इसका पड़ोसी ये हो गया इधर से, तो ये राइट साइड में हो गया, ये आगे का पड़ोसी हो गया, और ये पीछे का पड़ोसी हो गया, हो गए। फिर उसके ऊपर वाला एक पड़ोसी हो गया, और इसके नीचे वाला एक पड़ोसी हो गया। तो कितने से घिरा हुआ है? ये 6 से घिरा हुआ है। तो हर एक कण जब एससीसी क्या होता है, एससीसी यूनिट सेल होता है, तो एससीसी यूनिट सेल होने पर उसके पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप मेन फिगर से भी आप क्लियर कर सकते हैं इसको। तो यहां पर भी आपको, मुझे लगता है कि यहां पर भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि कितने से घिरा हुआ है? ये 6 से घिरा हुआ है। सो देख लें, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से मैं शॉर्टकट में दर्शा रहा हूं, तो वो कितना होगा? 6 होगा। चले आगे चलते हैं। ये देखिए, इनको बताया जा रहा है कि ये 6 जो कण है, वो इसके नीचे भी एक है, वो सभी किससे घिरा हुआ है? 6 कणों से घिरा हुआ है। और इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आया हुआ है। अब देखते हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है, उनमें एक क्यूबिक यूनिट सेल में गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है? गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, इसको कहा जाता है यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता। मैं यहां पर लिख देता हूं हिंदी में, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कहा जाएगा। गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान या परमाणु के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाएगा। तो हम यहां पर इस फिगर को 3D में देखते हैं एक बार कि ये क्या होगा। देखें, इस तरह से इसके ऊपर गोले रखा गया, फिर देखें इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रखा गया। अब देखो यहां पर, अब ध्यान दो कि देखिए नजदीक वाले ये 4 गोले, 1 2 3 4, उसके जस्ट नीचे 4 मिलकर के क्या बनाता है? एक यूनिट सेल बनाया, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। मैं बार बार इसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या हुआ है। ऊपर वाला और ये नीचे वाला 4 मिलकर के ऐसे ही क्या बना लिया, और इस तरह से इधर सेंटर है पीछे वाले के लिए, और ये इसके लिए सेंटर होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, और पीछे के लिए तो इधर सेंटर है, ये लीजिए, और इस तरह से एक क्यूब बन गया है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे, यहां ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसका भी हो गया, तो ये पीछे के लिए ये एक क्यूब बन गया। सब जगह पे इसी तरह से क्यूब के फॉर्म में ये जम रहा है। तो चलो देखें, ये देखो क्यूब के फॉर्म में जम गया। अब देखें, हम यहां पर एक देखते हैं कि किसी एक क्यूब पार्ट को हम रखते हैं और उसके यूनिट सेल को अलग कर लेते हैं। चलिए देखिए, यूनिट सेल अलग होने वाला है हमारा। चलिए, यूनिट सेल को हमने अलग कर दिया, तो ये मिला हमें उसका यूनिट पार्ट। क्या मिल गया हमारे पास? ये यूनिट पार्ट मिल गया। इस यूनिट पार्ट में देख रहे हो कि गोले तो स्थान घेरा हुआ है, लेकिन इसमें काफी खाली स्थान भी आपको मिल रहे हैं। उस खाली स्थान को कहा जाता है इंटरस्टाइशियल स्पेस या अंतराकाशीय स्थान। ये देखो, इसके अंदर ये खाली स्थान मिल रहे हैं, इधर से भी झांक सकते हो आप ऐसे। तो इसमें क्या मिल रहा है? ये खाली स्थान मिल रहे हैं, यस, एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। अंदर तरफ पूरी तरह से अंदर खाली स्थान है। जैसा कि गोलों को रखते हो तो काफी गैप रहता है, लेकिन गोलों ने घेरा हुआ स्थान ये इतना, ऐसे ही ये इतना, हर एक गोले ने इतना स्थान घेरा हुआ है। तो गोलों के द्वारा कितनी स्थान पैक किया गया है, भरा गया है, जिसको कहा जाता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इसमें गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान भी काफी कितना, और खाली स्थान भी काफी ज्यादा है, देख लीजिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें खाली स्थान बहुत ज्यादा है, गोलों ने जितना स्थान घेरा हुआ है वो यहां पर घेरा जाता है। आपको बताया गया था कल की क्लास में 52%। आज ये क्लास कल की बातों को समझने के लिए है। आप ध्यान रखिएगा, जो अभी हेडिंग दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उसमें से थोड़ा हम आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब आगे जाकर के जो वीडियोस आने वाली है वो टॉपिक वाइज आने वाला है। जैसा हम लिख के देंगे, जैसा प्लान करेंगे, वैसे ही क्लास होने वाला है। लेकिन अभी चूंकि हम ये चाहते शुरुआत हुई है, तो एक बार टेस्टिंग के फॉर्म में भी चलाएं
और जो पढ़ लिए हो उनको कोई तकलीफ नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं अभी बाद में जुड़ रहे हैं उन बच्चों को भी पूरी क्लास मिले, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। थोड़ी सी हम एक सिस्टम चेंज किए हैं और वो सारे हेडिंग हम चेंज कर देंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम यूनिट सेल के लिए हमने ज्यादा टाइम इसलिए दिया कि अगर इधर का समझ में आ गई पूरी बातें तो आगे की चीजों को समझाने में हमें बहुत आसानी होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि बात अब समझ में आ गया होगा। कि नहीं समझ में आया तो वो बच्चा एक काम करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये देखने के बाद पुरानी जो कल वाली जो वीडियो है उसको एक बार और देख लीजिएगा, इस तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे तो खाली स्थान कितना हो गया, अगर ऐसा सोचें तो 48%, तो गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान है 52%। चलें अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसका यूनिट सेल है, यूनिट पार्ट है, और यहां पर हमने लिखा है 52% पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड यूनिट सेल है। हम सेकंड यूनिट सेल यहां पर आज पढ़ रहे हैं बीसीसी। क्या पढ़ रहे हैं? बीसीसी, सेकंड यूनिट सेल बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कहा जाता है अंतः कोशिका सेल, यानी क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित, एक शब्द है अंतः केंद्रित या अंतः काय, अलग अलग शब्द है, अंतः केंद्रित, अंतः काय, या फिर हिंदी इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए, यानी बीसीसी। तो बीसीसी को देखें हम डिटेल में एक बार। आप क्या देखोगे इसमें बीसीसी में कि एक क्यूब के कोनों पर गोले उपस्थित हैं। कल परिभाषा भी हो गया, सब कुछ हो गया, आज उसको समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना। हाँ, तो क्या बोला? क्यूब के कोनों पर गोले हैं, तो ये क्या हो गया? एससीसी टाइप का हो गया। लेकिन उस क्यूब के सेंटर में भी एक गोले होते हैं, तो इस तरह से ये हो गया, कहां सेंटर में भी एक गोले हैं, तो इससे ये हो जाता है कि ये बीसीसी है। यानी कि क्यूब के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, तब इसे हम बीसीसी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त, कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं, तब इसे हम कहेंगे क्या चीज? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया? अब चलो इसको देखो, यहां पे कोनों को दर्शा रहे हैं हम, यहां पे कोने पर उपस्थित गोले, और साथ में कोनों के साथ तो गोले के यानी क्यूब के बीच में भी है। अब इसका मतलब रियल में कुछ ऐसा है, ये रियल में कुछ ऐसा है, जब ये गोले केंद्र पर होगा, बिल्कुल इस साइज में है ना भाई, ये असल में है, ये असली फॉर्म क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर हुए। अब असली स्ट्रक्चर में ये देख रहे हो, अगर कोने का भी गोला है और केंद्र का भी गोला है और दो सभी बराबर हैं, तो ऐसा होगा कि ये 8 गोले केंद्र के गोलों को स्पर्श करेगी, टच करेगी। तब क्या होगा? तब ये जो गोले होते हैं ये किसको टच नहीं कर सकती है? कॉर्नर के आपस में गोलों को टच नहीं कर सकती, जैसे कि बीसीसी में देखने को मिला है। मतलब इन दोनों के बीच जो ये गोले के यहां पर, इन दोनों के बीच में एक बात तो समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, यहां पर हम चलें तो ये इसके केंद्र है, ये केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी को हमने क्या लिखा था? ए लिखा था, आपको याद है? इसको हमने ए लिखा था। तो यहां पर इसके जो दूरी है वो क्या है? ये बीसीसी है। बीसीसी में हमने कल बताया था ये आर है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, लेकिन यहां पर कुछ गैप आ जा रहा है। तो कल आपने देखा था कि गोले का जो त्रिज्या है वो बीसीसी में कितना होगा? आपने पढ़ा है √3/4 into a, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी का से क्या होता है, ये इस फॉर्मूले के साथ सेट होगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये त्रिज्या जो है छोटी है किसके तुलना में? अच्छा, अब एससीसी में क्या देखे थे? एससीसी में ये ए है, तो इसका आर, तो हमने क्या देखा था? 2r = a हुआ, तो r = a/2 होगा। एससीसी में देखे थे। बीसीसी में, अच्छा एफसीसी में क्या देखे थे? आपको याद आ रहा हो, फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था मैं। एफसीसी में क्या देखे हो? एफसीसी में देखियो r = a/2 √2। याद आ रहा है कुछ?
तो वो सब हमें यूज करना है, आगे जाकर कैलकुलेट भी करना है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम फॉर्मूले याद रखना है ताकि हम इसके न्यूमेरिकल बना सकें। फिलहाल आपको समझ में आ गया इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस लाने वाला कौन है, यानी दूरी लाने वाला कौन है, वो है बीच का ये गोला जो उसको एक दूसरे कोने वाले गोलों को आपस में सटने नहीं देती है। तो इस तरह से जब होगा तो इसमें ये गोले आपस में नहीं सटेंगे। तब इसका मतलब ये हुआ कि ये गोले जो है वो कितने से टच है, सेंटर वाला गोला कितने से टच है, 8 कॉर्नर वाले गोले से टच हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहीं पे पता चल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या लिख लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लोगे, कितना है, 8 है। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें है। बात समझ में आ गई होगी बेटा, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि हर एक गोला, इसका मतलब यह है कि ये केंद्र पर है इनके, तो ये कुछ दूसरे यूनिट के, ये भी क्या, ये कॉर्नर बन जाएगा उस कंडीशन में, तो ये दूसरे यूनिट सेल के कॉर्नर पर है। मतलब पूरी अथाह सागर की बात हो रही तब, यानी हर इस तरह से बना हुआ है कि गोले जो है केंद्र पर, किसपे, कोनों पर है, क्यूब के कोनों पर है, और कहां पे है, साथ में केंद्र पर भी है। बात क्लियर? चलो आगे, पूरी इमेजिन करने वाला ये चैप्टर है भाई, ध्यान रखना। अब चलते हैं जो यहां पर हमको फिगर में दिखाई देगा। तो हम इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाए तो सामने का स्क्वायर बन गया, साइड में भी स्क्वायर बनेगा, ऊपर भी स्क्वायर बनेगा, और सब मिला करके एक क्यूब बन गया। और देखो बीच में फंसा हुआ है आपका वो गोला। बाहर की चीजों को अगर हम यहां से निकाल दें, दूसरे यूनिट सेल का पार्ट, तो 1/8 हिस्सा यहां पर मिलते हैं और अंदर में 1 हिस्सा मिलता है। ठीक है, यानी एक पार्ट बीच में पूरा का पूरा भाग मिलता है, बीच वाले सेंटर वाले का, और बाहर वाले का 1/8वां हिस्सा मिलता है। 1/8 हिस्सा यानी पार्ट जो है वो 8 बार है, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, और केंद्र पर जो है वो पूरा का पूरा है 1, यानी कि टोटल 2 परमाणुओं से बना हुआ है। तो इस चीज को एक बार यहां पर भी दिखा देते हैं, आपको फाइनल करने वाले हैं लास्ट में। यहां पर देखिए कोनों पर के गोले सेंटर वाले गोले के साथ सटे होते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अब देखें समझ में आ रही बातें। अब हम एक काम करते हैं, बाहर के हिस्से को हम यहां से हटा देते हैं। चलिए हटा दिए हमने दूसरे यूनिट सेल का। अब देखो कोने के हिस्से जो है आपस में जुड़ करके क्या बनाया, सिर्फ एक गोला बनाया, और बीच वाला एक गोला, यानी कि टोटल कितने परमाणु से बना हुआ है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब यहां पर आप देख रहे हो कि केंद्र की जो गोले हैं, अब देखो साइड वाले गोले हैं, अब इनको हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कितना। चलिए हाँ जी, अब आपको सभी बातें क्लियर हो गया होगा कि कोने का पार्ट कितना होता है, 1/8 होता है, बीच वाले का पार्ट कितना होता है। तो इसको हम यहां पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। परमाणुओं की संख्या BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, की संख्या कितना होगा क्या, 8 कोणों पर है, प्लस क्या पर बोले 1 केंद्र पर है। तो इसका मतलब क्या है, 8 कोणों का वैल्यू 1/8 प्लस 1 केंद्र का वैल्यू होता है 1, पूरा का पूरा वहीं पे है, तो हो गया, ये हो गया 1 + 1 यानी कि टोटल 2। जब भी दिखाया था मैंने फिगर में बनाते हुए, एक्स्ट्रा हिस्सा काट करके निकाला और आपस में जोड़ करके दिखाया था कि इस तरह से आपको क्या मिला, टोटल इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीच वाला जो गोला है वो इन 8 गोलों से स्पर्श करती है। तो इसका मतलब है हर एक गोले का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, समन्वय संख्या कितना होगा, पड़ोसियों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ोसियों की संख्या को कहते हैं और उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और समन्वय संख्या। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि गोले जो हैं वो कहां पर है, परमाणु कहां पर है, ये क्यूब है। मैं सिर्फ सामने का दिखा रहा हूं, पीछे का भी आप देख सकते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में बात करते हैं, दिखाते हैं। तो रियल में तो ऐसे ही है ना। तो ये जो है एक गोला, देखिए ये फेस है, तो फेस के इन कोनों पर, कोना जो है इस गोले का केंद्र है, सेंटर है, वैसे ही इसका भी। तो इसके जो कोने हैं वो किसके सेंटर होते हैं, इस तरह से इनके सेंटर है
ये कोना इन 4 गोलों के, वैसे 8 गोले के होंगे। साथ में ये जो क्यूब है यानी फेस है, यानी क्या बोलते हैं दीवार है, उसका केंद्र बिंदु ये बीच वाला जो दिख रहा है उसका केंद्र बिंदु है, सेंटर है। अब देखो ये कहां पर है, फेस में है, दीवार में है, और ये सब कहां है, कोनों पर है। तो चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिगर को 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, फेस पर है, ये पूरा फेस पर यानी दीवार पर है, ये दीवार के केंद्र पर है इस तरह से। अब हमने बाहर के हिस्से हटा दिए। जब बाहर के हिस्से को हटाते हैं तो हमें क्या नजर आता है, एक कोने पर जो भाग है वो 1/8 1/8 पार्ट है, और जो फेस पर है वो इसके सेंटर पर था ना, फेस के सेंटर पर, तो आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। आधा हिस्सा जो बाहर था उसको हमने निकाल दिया इसमें से, तो आधा हिस्सा बाहर है, तो मतलब इसका 1/2 भाग ही इसका पार्ट होता है। सो अब देखें, फिगर को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा, ये देखो आधा हिस्सा ही इसके अंदर धसा हुआ है, सटा हुआ है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस गोले के आधे हिस्से में देखें कितने गोलों को टच कर रहा है, तो ध्यान देना, ये जो फेस पर गोले का आधा हिस्सा जो है इन 4 को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। साथ में और किसको टच कर रहा है, ये इसको भी, ये जो फेस में है ना, कितने फेस होते हैं बेटा, कितने फेस होते हैं, तो यहां पर फेस होता है 6, तो कितने से टच कर रहा है, इसमें देखो 1 2 3 4 से टच कर रहा है। पीछे तरफ से अगर देखें तो इनसे टच कर रहा है, ऊपर वाले से टच कर रहा है, और इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं पूरा का पूरा जब फिगर क्लियर करता हूं तो एकदम क्लियर और समझ में आ जाएगा। आगे जाके देखें, चलिए उसको भी देख लेना है। हो गया, आपको दिखाई दे रही है पूरी तरह से पूरा स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये 1/8वां हिस्सा नजर आ रहा है, और अब इसके सेंटर का जो पार्ट है वो भी आपको पता चल गया, आधा हिस्सा है। अब इसमें हम कैलकुलेशन करें तो कितना होगा, मैं जस्ट थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन करके आपको इसको दिखाता हूं। ये देखिए, फेस पर है, जैसे कि इस फिगर को बनाने आपको आता ही है। आप फिगर कैसे बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, और क्यूब के कोनों पर इनके गोलों को रखते हैं, इस तरह से परमाणुओं को रखते हैं। समझाने के लिए हम इसी तरह से बनाते हैं, हमने कल बना लिए थे। और इसके फेस ये हुआ, एक देखो ऊपर नीचे 2 फेस हो गया, ये साइड में 2 फेस और हो गया, ये सामने और पीछे एक फेस हो गया, यानी टोटल है 6। तो हम देखो इस साइड में पहले लगा दिए गोले, ऊपर और नीचे लगा दिए गोले, और ये साइड वाला पहले सामने वाला ये फेस जो दिख रहा है इसमें यहां पर लगा दिए, और पीछे जो फेस दिख रहा है उसमें हमने यहां पर लगा दिया। और इस तरह से देखें कितने फेस पर उपस्थित है, 6 फेस पर उपस्थित है। तो हमने क्या देखा, इस गोले को, ये जो है इस गोले को कितने ने टच किया है, इनने किया है, इनने किया है, इनने भी किया, इसने भी किया, 4 ने टच किया है। ठीक है, तो और किसने, ये 1 और 4 ने, देखो इसको 1 2 3 4 इधर से टच करेगा, और इधर से भी सेम 6 फेस से। तो टोटल देखें, समझेंगे इस बात को, ये केंद्र वाले को इन 4 ने टच किया है, और इसके जो फेस में है उन्होंने भी 4 ने किया, यानी 4 4 8 हो गया। तो ये जब कंटिन्यू होगा आगे तो और भी 4 गोलों से 4 गोले इसके ऊपर आएंगे, और इस जगह पे 4 गोले और उसके ऊपर आएंगे, यही वाला कॉपी हो जाएगा। फिर उसके साथ जो फेस पर होगा तो टोटल ये भी इनके साथ स्पर्श करेगा। सो टोटल मिलाकर के कितने से स्पर्श होती है, 12 से। एक बार और दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये बातें क्लियर हो गई ये बातें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक गोले का यहां पर होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कितने परमाणु से बना हुआ है। तो चलिए एक्स्ट्रा हिस्सा को हम यहां पर हटाते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा हिस्से को हटा दिया यहां से। अब देखो ये कोने के हिस्से जो है मिल करके कितना हो गया, देखो 1 बन गया, और साइड जो हाफ था वो मिल करके 3 बनाया, क्योंकि 6 फेस पर था तो उन्होंने 3 बनाया। तो इस तरह से टोटल 4 परमाणुओं से ये बना हुआ है। तो चलिए इसको भी यहां पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना है। कोनों पर जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो चलो कहां कहां है, कोनों पर है और फेस पर है। तो हमने देखा परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या
कहां कहां पर है? कोनों पर है। तो कितना हुआ? कोनों पर है तो कितने कोनों पर है बेटा? 8, तो 8 कोनों पर। प्लस कहां पर है? 6 फलकों पर, फेस पर। टोटल कितना हो गया? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फलकों पर 6 इंटू फलक का वैल्यू कितना होता है? 1/2 यानी हाफ। ये इतना कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 4। यानी 4 परमाणुओं से ये बना होता है। 4 एटम से ये बना होता है। कितने से बना होता है? 4 एटम से बना होता है। चलिए यहां पर ये 4 एटम से बना हुआ है। क्लियर हो गया? 4 एटम से बना हुआ है। अब यहां पर ये देख रहे हैं कि हमने जैसे कि बताया कितने से घिरा हुआ है? ये टोटल 12 कणों से घिरा हुआ है, 12 परमाणुओं से घिरा होता है हर एक परमाणु। तो यहां पर आप इसको इस तरह से देखें। देखिए ये सेंटर वाला आपका एटम है। थोड़े 3D में देख रहे हैं, थोड़े कंफ्यूजन भी हो सकता है और समझ में भी आ सकता है। तो देखें इसको इसके साथ देखना कि कौन कौन सा इसके साथ टच किया है। ये देखिए इसके साथ ये 4 ऊपर से, इसके साथ ये जो थोड़ी दूर करके दिखाया गया है, शायद इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये 4 को टच किया है एक तरफ से। ये फेस का एक हमने कण दिखाया। अगर आप इसको इस तरह समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें समझा देता हूं एक बार, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार और क्लियर करता हूं। तो देखिए यहां से ये 4 से टच है, नीचे ये 4 और दिख रहे हैं, इनसे टच है। तो इसको भी मैं एक बार दिखाता हूं। ये 4 हो गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं फिगर आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ अब देखो ये 4 और नजर आ रहे हैं, इन 4 से टच है ये, और इस तरह से सभी गोलों को दिखाया जा रहा है। तो इसको मैं एक और वे में दिखाता हूं, एक और तरीके से समझाता हूं। इसको ध्यान से देखिएगा। हर एक गोला कितने से घिरा हुआ है। अगर हम इसके साइड वाले को चेक करें तो आपको बताया था इसका आधा हिस्सा जो है, क्योंकि काटने के बाद आधा हिस्सा ही बनेगा ना, इसका बचेगा। तो इसका आधा हिस्सा जो है इनसे 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 और इनसे टच है, और इधर के 4 से और टच है। तो जब ये आगे बढ़ता है आधे हिस्से के साथ, तो फिर इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ आएगा 4 और गोले, उनसे टच हो जाएगा। यानी टोटल कितने से घिरा हुआ है? टोटल घिरा हुआ है, हर एक गोले जो है 12 गोलों से घिरा होता है। तो इसमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगा 74%। कितना परसेंट? 74%। अच्छा, मैंने बीसीसी का आपको पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताया था, वो कल आपको करा दिया था। तो आपने देखा एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी है, पीई है 52%, बीसीसी का है 68%, और यहां पर एफसीसी का जो है वो है 74%। इनको भी कैलकुलेट किया जाता है, इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा गहरा जाने पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। बीसीसी, एफसीसी, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। तो सबके बारे में थोड़ा हम शॉर्ट भी ले लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। गोलों के द्वारा कितना ग्रहण किया जाएगा स्थान वो देखें, और किस तरह से ये जम रही है वो कण देखें। अब जब भी ये एफसीसी होगा तो कुछ इसी तरह से जमेगा ये कण, और फाइनल क्या होने वाला है कि अगर हम एक्स्ट्रा हिस्सा को हटा दें तो एफसीसी के पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये शायद आपको इतने आसानी समझ में ना आए ये लाइनें जो बताया गया अभी। तो इस जगह को आपको 2 से 3 बार आपको देखने हैं, 2 से 3 बार आपको समझने हैं। तो मैं यहां पर यहीं पर 2-3 बार आपको इसको दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको बाद में वीडियो देखते समय भी आपको कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। चलिए देखिए, एक लेयर हो गया गोले का, ये खाली स्थान हो गया जिसको दर्शा रहा है। अब इस तरह से जमावट जब आती है, एक्चुअली एक तल पर तो बिल्कुल हेक्सागोनल ही है, लेकिन 3D में इसके जमावट पे ध्यान दें। देखिए अब हमने ऊपर एक स्टिक इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम 2 कॉर्नर्स को आपस में जोड़े हुए हैं, और उसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहां से काट के निकाल रहे हैं। तो हमें बीच का जो भाग मिलेगा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि एफसीसी होगा। इस तरह से अब ये इन सारी चीजों को अलग पोर्शन में आ जाएंगे, अलग बात पे आ जाएगा। तो हम यहां पर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर NaCl का। तो NaCl हम लोग आगे जाके के यूनिट सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। NaCl, CHCl, कौन सा बोला, NaCl, CHCl, ZnS और CaF2। इनके यूनिट सेल यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वो है अगले आने वाले क्लासेस में।
तो वो यहां पर अभी नहीं बताया जा रहा है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि ये जो वीडियो है वो एक 3D में आपको वो बात बताने का था जो चीजें मैंने आपको 2D में समझाते हुए बताया था। तो हमने पढ़ा है यहां पर कुछ चीजें जो आपको याद रहना चाहिए। तो हम इसके एक बार हल्का सा सबके एक एक बार ऐसे ही जो हमको कॉपी में बनाना है वो फिगर बना लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखा यहां पर, क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एकांक कोशिका, घनी इकाई कोशिका। ठीक है, अब चलो ये कितने प्रकार का हुआ बेटा? ये हुआ बीसीसी, दूसरा है, सॉरी मैंने एससीसी पहले देना ना, एससीसी, सेकंड है बीसीसी और थर्ड है एफसीसी। एफसीसी सभी क्यूब है, सभी क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, और सब में क्या खास बात है कि कोनों पर तो गोले आएंगे ही आएंगे, तभी तो क्या हुआ? क्यूबिक हुआ। घन के कोनों पर आते हैं, इसमें घन के कोनों पर आएगा, लेकिन उसके साथ में कहां आएगा? सेंटर पे भी आएगा। इसमें कहां आएगा? घन के कोनों पर तो आएगा, पर यहां पे कहां आएगा? फेस के सेंटर पर, 6 फेस सेंटर। ये लीजिए, ये चारों घूम के लगा दिया मैंने, एक ऊपर और एक नीचे। हमने यहां पर क्या क्या देखा? देखें, हमने जो जो चीजें देखें यहां पे, हमने यहां पर क्या देखा कि इसमें कुल कितने परमाणु भाग लेते हैं? तो परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होती है? 1, इसमें कितना होता है? 2, इसमें होता है 4। परमाणुओं की संख्या को हम लोग Z से डिनोट करेंगे ना, Z से डिनोट करते हैं। तो Z है 1, Z है 2, Z है 4। फिर है पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी बता देता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? संकुलन क्षमता कितनी है? गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? 52%, 68%, और इसमें कितना देखा? 74%। और हमने क्या देखा इसमें? देखो, ये हो गया ना। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा? हर एक ने 6 को घेरा हुआ है तो 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होगा? देखो, इस सेंटर को देखो तो 8 ने घेरा हुआ है, तो बिल्कुल इसमें 8, और इसमें हमने देखा 12। फिर हम जानते हैं कि दो फलकों के बीच की दूरी को a से दर्शाते हैं और गोले की त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। इनको हम r से दर्शाते हैं, रेडियस को। तो इस जगह पर इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? r इज इक्वल टू क्या होगा? a/2। इसके लिए क्या होगा? r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, और इसके लिए क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू a/2 √2। इतनी चीजों को हमने कल भी देखें, आज भी देखें। बस ये था कि कल हमने इसी तरह से पढ़ा था और आज हमने इसको 3D में पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगा ये सब। और ये चैप्टर इमेजिन वाला चैप्टर है बेटा, तो बिल्कुल याद रखना, अगर हम सीधे सीधे सेकंड या थर्ड या फोर्थ वीडियो देखना शुरू करेंगे या क्लास में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे बाद में आए हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करें। मैं ये बात हर रोज बोल रहा हूं, आपको भी ये बात समझना होगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए हम क्लास बंद करते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास। तो मैं कहूंगा गुड बाय एंड थैंक यू।